ठंड में भूखे बच्चों के लिए चुड़ैल माँ की ममता। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई किचन में रखे दूध को पीने की? चाची चाची हमें छोड़ दो, मत मारो, बहुत भूख लग रही थी इसलिए पी लिया, अब से नहीं पियेंगे। हाँ दादी, अब से हमने दूध नहीं पीने। चुप करो तीनों, आज तो तुम तीनों को सजा मिलकर ही रहेगी। चलो मेरे साथ। माया तीनों बच्चों का हाथ पकड़ती है और उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में घर से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर देती है। चाची दरवाजा खोलो, चाची बाहर बहुत ठंड है, चाची दरवाजा खोलो ना, अब से हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तीनों बच्चे बाहर ठंड में खड़े होकर कांप रहे होते हैं। दीदी दीदी बहुत ठंड लग रही है। अगर माँ होती तो चाची हमें इस तरह ठंड में घर से बाहर नहीं निकालती। बहुत ठंड लग रही है। माँ आप कहाँ हो? पारुल अपने दोनों छोटे बहन भाइयों को अपने सीने से लगाकर घर की दीवार के सहारे कोने में बैठ जाती है, लेकिन अभी भी तीनों बच्चों का शरीर ठंड से ठिठुर रहा होता है। वहीं दूर खड़ी एक चुड़ैल उन तीनों बच्चों को देख रही होती है। मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। चुड़ैल बनकर भी मैं अपने मासूम बच्चों की कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। ना ही ये मुझे देख सकते हैं और ना ही सुन। यह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि इन तीनों की मरी हुई माँ पूर्णिमा थी। चुड़ैल होकर भी पूर्णिमा अपने तीनों बच्चों को क्यों ठंड में ठिठुरती देखती है और चाहकर भी कोई मदद नहीं कर पाती। ऐसा भी क्या हुआ था पूर्णिमा के साथ जो आज वो चुड़ैल बन चुकी थी और क्यों उसके तीनों बच्चों पर यूं अत्याचार हो रहा था। आइए इस कहानी से हम इस चुड़ैल माँ की ममता और इन बच्चों की दुख भरी कहानी जानते हैं। चलो अंदर आ जाओ, बहुत हुई आज की सजा। अंदर जाकर कहीं सोने मत चले जाना। बाथरूम में ढेर सारे कपड़े रखे हुए, उन सबको धो जाकर। चाची बहुत ठंड लग रही है, इतनी ठंड में अब हम रात में कपड़े कैसे धोएं? कल सुबह हम कपड़े धो देंगे जब धूप निकलेगी। 4 फुट की हुई नहीं और जुबान 10 फुट की चल रही है। सुबह की मार भूल गई क्या? अब तुम्हारे सूरज निकलने तक क्या मैं गंदे कपड़ों का ढेर रखकर बैठी रहूं? चुपचाप से जाकर कपड़े धो, वरना पूरी रात ठंड में बाहर खड़ा करूंगी। अपनी चाची माया की बात सुन तीनों बच्चे ठंड से कांपते हुए बाथरूम में जाते हैं और ठंडे पानी में कपड़े धोने लगते हैं। दीदी दीदी दे तो मेरे हाथ में ताले ओढ़े हैं। दीदी देखो ना, पिंकी के हाथों में कितने सारे झाले हो गए हैं। तुम हाथ धोकर बैठ जाओ, मैं और उत्कर्ष ये सारे कपड़े धो देंगे। अपने बच्चों को क्यों ठंड में ठंडे पानी से इस तरह कपड़े धोता देख बाथरूम की खिड़की से चुड़ैल माँ देखकर रोने लगती है और अपने घर के पास में ही बने एक देवी माँ के मंदिर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। हे देवी माँ, तू तो सारी जगत की माँ है, तू एक माँ को इस तरह कैसे तड़पा सकती है? मैं मरकर चुड़ैल बन गई हूँ, लेकिन मेरी ममता नहीं मरी है। या तो तू मेरी मदद कर या मुझे मुक्ति दिला दे। मंदिर के बाहर खड़े होकर चुड़ैल माँ देवी माँ से प्रार्थना करते हुए रो रही होती है कि तभी, नहीं पूर्णिमा, अभी तुम्हारी मुक्ति पाने का वक्त नहीं आया है। अब तुम अपना बदला लोगी और अपने बच्चों की रक्षा करोगी। देवी माँ धन्य है आपने एक चुड़ैल माँ की पुकार सुनी। देवी माँ की कृपा से पूर्णिमा के पास शक्ति आ जाती हैं, जिनकी मदद से अब वो किसी भी चीज को छू सकती थी और काफी ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। तीनों बच्चों से रात भर ठंड में कपड़े धुलवाने के बाद माया उन तीनों को सोने के लिए छत पर भेज देती है। तीनों बच्चों के शरीर पर एक चादर भी नहीं थी, जिसे देख चुड़ैल माँ गुस्से में बर्फ और ठंडे पानी से भरी बाल्टी जाकर माया और उसके पति सुरेश पर डाल देती है, जिससे दोनों ठंड से घबरा कर उठते हैं। ये हम पर ठंडा पानी किसने डाला? लगता है ये तीनों शैतान की ही करामात है। माया उठकर जैसे ही दरवाजे की तरफ जाती है तो देखती है कि दरवाजा तो अंदर से बंद है। वहीं दूसरी तरफ, पारुल, पिंकी, उत्कर्ष बेटा उठो, तुम्हारी माँ आ गई है, हमें यहाँ से जाना है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, ये तो चुड़ैल है।
तीनों बच्चों को डरता देख चुड़ैल माँ पल भर के लिए अपने असली रूप में आकर वापस चुड़ैल रूप में आ जाती है, जिसे देख अब तीनों बच्चे अपनी चुड़ैल माँ से गले लगकर रोने लगते हैं। तुम आ गई माँ, हमें लगा तुम हमें छोड़कर चली गई, अब तो तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल माँ अपने तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक सुनसान जगह पर घास फूस की झोपड़ी बनाकर अपने तीनों बच्चों को ठंड में वहीं रखती है। वहीं अगले दिन तीनों बच्चे घर में नहीं मिलते हैं। लगता है ये कहीं चले गए। चलो अच्छा हुआ, हमारे सामने का आखिरी कांटा भी हट गया। बच्चों को ढूंढने की बजाय सुरेश और माया काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ माँ, बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, हमारे पास तो पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं है। बच्चों तुम रुको, मैं कहीं से कोई जुगाड़ करती हूँ। पूर्णिमा सिर्फ अपने तीनों बच्चों को ही दिख सकती थी, जिसके चलते वो बाहर जाती है और उसे थोड़ी दूरी पर किसी की दुकान के पास काफी सारी बोरियां दिखती हैं, जिन्हें वो उठा कर ले आती है और उन्हें आपस में जोड़कर अपने बच्चों के लिए रजाई बना देती है। पता है चाची हमें बिल्कुल भी खाना नहीं देती हैं। खाना ना खाने की वजह से मेरे पेट में अक्सर दुखता है। अपने बच्चों को भूख से बिलखता देख अब चुड़ैल माँ एक राशन की दुकान पर जाती है और वहाँ से दाल चावल की बोरी उठाकर जाने लगती है कि तभी दुकान वाला देखता है कि उसके दाल चावल के बोरे हवा में उड़ रहे हैं। यह क्या, लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ या आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। ये नहीं हो सकता। दाल चावल लाकर चुड़ैल माँ चूल्हे पर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और उन्हें अपने हाथों से खिलाकर अपनी गोद में लिटाकर लोरी गाती है। आले के चलूं तुझको मैं ऐसे देश में, मिलती हैं जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में। आले के चलूं तुझको ऐसे देश में, मिलती हैं जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में। उस चुड़ैल माँ की लोरी की आवाज सुन उस सड़क से गुजरता हुआ एक संजीव नाम का आदमी रुक जाता है। ये लोरी, ये तो वही लोरी है, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? उस लोरी की आवाज का पीछा करते हुए संजीव उस झोपड़ी तक पहुंच जाता है और देखता है कि वो तीनों बच्चे लेटे हुए हैं। संजीव कोई और नहीं बल्कि उन तीनों बच्चों का पिता ही था। अपने पिता को देख तीनों बच्चे भागते हुए संजय के गले लग जाते हैं। पापा आप आ गए, आप तो भगवान के पास चले गए थे ना, तो आप कैसे आए? पारुल, पिंकी, उत्कर्ष, पहले तुम तीनों मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और पूर्णिमा कहाँ है? मैं उसी की लोरी की आवाज सुनकर यहाँ आया था। संजीव के इतना कहते ही चुड़ैल माँ संजीव के सामने आ जाती है। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख, पूर्णिमा ये क्या हो गया? ये सब सच नहीं है, झूठ है ना? यही सब सच है। जब आपके मरने की खबर घर तक पहुंची तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और इसी का फायदा उठाकर सुरेश माया ने मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे मार दिया और दिन रात मेरे बच्चों पर अत्याचार करते रहे। इसीलिए मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गई। लेकिन आप तो उस प्लेन क्रैश में मैं मरा नहीं था, बल्कि जिंदा था और इतने दिनों तक मैं हॉस्पिटल में भर्ती था और जैसे ही होश आया मैं आ गया। मैं माया और सुरेश को नहीं छोड़ूंगा। अपने तीनों बच्चों के साथ संजीव सीधा अपने घर जाता है। सुरेश और माया जैसे ही संजीव को जिंदा देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं। तू तो मर गया था ना, तो तू जिंदा कैसे? अरे तुम लोगों ने क्या सोचा मैं मर गया और तुम लोगों ने मेरी पत्नी को भी मार दिया, तो अब क्या ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होगी? इस प्रॉपर्टी के लिए तुमने मेरे बच्चों पर अत्याचार किया और मेरी पत्नी को मार दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जब तुझे सब पता चल ही गया है कि हमने तेरी पत्नी को मार दिया, तो अब तू जिंदा रहकर क्या करेगा? सुरेश टेबल पर रखा चाकू उठाता है और संजीव की तरफ उसे मारने के लिए आने लगता है कि तभी वहाँ पूर्णिमा अपने चुड़ैल रूप में आती है, जिसे देख माया और सुरेश काफी डर जाते हैं। चुड़ैल यहाँ कहाँ से आई? मैं पूर्णिमा हूँ। तुम लोगों को क्या लगा? तुम लोगों ने मुझे मार दिया और मैं इस लोक को छोड़कर चली गई। मैं चुड़ैल बनकर भटक रही थी ताकि तुम लोगों से बदला ले सकूं। पूर्णिमा माया और सुरेश को घायल कर देती है और उन दोनों को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी नहीं पूर्णिमा रुक जाओ, हम पुलिस के सामने अपना जुल्म कबूल कर लेंगे, लेकिन हमें छोड़ दो। संजीव पुलिस को कॉल करता है, जिसके बाद पुलिस अब उन दोनों को जेल में बंद कर देती है और अब पूर्णिमा के इस लोक को छोड़कर जाने का वक्त आ जाता है।
माँ हमें तोड़कर मत दो। तुम चली जाओगी तो हमें कौन प्यार करेगा? पूर्णिमा, तुम्हारे बिना मैं और बच्चे हम सब अधूरे हैं। मत जाओ पूर्णिमा, मत जाओ। आप लोग अधूरी नहीं हो। और बच्चों, मेरे जाने के बाद तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। और बच्चों, तुम भी अपने पापा का बहुत ख्याल रखना। अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। चुड़ैल माँ आखिरी बार अपने बच्चों से गले मिल उन्हें जी भर के प्यार करती है और आखिरकार पूर्णिमा को इस लोक से मुक्ति मिल ही जाती है, जिसके बाद अब संजीव अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार करता है और उनका हमेशा ख्याल रखता है। बस अब बहुत हुआ, बहुत बदतमीजी सहली हमने इन दोनों की। अब और नहीं, इतने सालों में इनके 10 स्कूल चेंज करवा चुके हैं। अब ये यहाँ के नॉर्मल स्कूल में नहीं बल्कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेंगे। नहीं, हम लोग बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाएंगे। हम लोगों ने तुमसे पूछा नहीं है बल्कि तुम्हें बताया है। अपने माता पिता के बोर्डिंग स्कूल भेजने की बात सुन रमित और पुनीत दोनों भाई गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन होते ही सुरेश और उर्मिला अपने दोनों बेटों को एक बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल में लेकर जाते हैं और उनका वहां एडमिशन करवा देते हैं। रमित, पुनीत बेटा, हम दोनों तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। यहाँ रहकर तुम ठीक तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकोगे। हो गया हो तो आपका, अब हम जा रहे हैं। दोनों भाई अपना अपना बैग उठाते हैं और अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल का प्यून उन दोनों भाइयों को पूरा स्कूल दिखाता है। ये है स्कूल का फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर सारी लैब और लाइब्रेरी बनी है। ये स्कूल का सेकंड फ्लोर। यहाँ पर तुम सभी बच्चों की क्लासेस होती हैं। ये है स्कूल का थर्ड फ्लोर। याद रहे, जब भी तुम लोग थर्ड फ्लोर पर आओगे तो कभी भी राइट साइड पर नहीं जाओगे। सारी क्लासेस लेफ्ट साइड पर बनी हैं। लेकिन क्यों राइट साइड पर क्यों नहीं जाएंगे? और इस तरफ राइट साइड में उस क्लासरूम के बाहर ताला क्यों लगा हुआ है? जितना तुम दोनों से कहा गया है उतना करो। अब मैं तुम्हें बाकी का स्कूल दिखाता हूँ। प्यून की बात सुन पुनीत और रमित को काफी अजीब लगता है, लेकिन वह इस बात का ध्यान नहीं देते। तुम दोनों ने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? क्या हुआ, नहीं किया तो कल कर लेंगे हम। एक तो होमवर्क नहीं किया, ऊपर से मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। चलो दोनों क्लास के बाहर जाकर मुर्गा बनकर खड़े हो जाओ। थैंक गॉड, कम से कम इस बोरिंग क्लास से छुटकारा तो मिला। रमित पुनीत क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। अब क्या 1 घंटा यहीं खड़े रहने का इरादा है? बिल्कुल नहीं भाई। दोनों भाई चुपके से क्लासरूम के बाहर से निकल जाते हैं और घूमते घूमते थर्ड फ्लोर पर आते हैं कि तभी उन्हें थर्ड फ्लोर के लेफ्ट साइड से स्कूल का प्रिंसिपल आता हुआ दिखता है। अरे यार, ये प्रिंसिपल कहाँ से आ गया? अगर इसने हमें यहाँ देख लिया तो बेफालतू में अपना भाषण शुरू कर देगा। अब क्या करें हम? रमित इतना बोल ही रहा होता है कि तभी पुनीत की नजर राइट साइड पर बने उस क्लासरूम पर जाती है जिसका आज ताला खुला हुआ था। अरे वो देख, उस रूम का ताला खुला हुआ है। चल उस रूम में चलकर छुपते हैं। दोनों भाई जल्दी से उस क्लासरूम में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें उस क्लासरूम में उस स्कूल का नकुल नाम का स्टूडेंट बैठा मिलता है, जिसे देख तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्या कर रहे हो? मेरा नाम नकुल है। मुझे पनिशमेंट मिली थी, इसलिए मैं घूमता घूमता यहाँ आ गया और इस रूम में आकर बैठ गया। यहाँ मुझे कोई नहीं देख सकता। ये मेरी फेवरेट जगह है। जब भी मैं बोर होता हूँ तो यहीं आ जाता हूँ। लेकिन इस क्लासरूम में तो सभी को आना मना है और लॉक भी लगा होता है। वो ताला तो पहले से ही टूटा हुआ था, तो वो बस मैं उसको इस तरह लगा देता हूँ कि सबको लगता है कि बंद है। अरे यार, तुम तो बड़े अमेजिंग निकले। वैसे क्या तुम हमें स्कूल के बारे में कुछ और बता सकते हो, जैसे कि इस रूम में आना मना क्यों है? कहते हैं कुछ साल पहले इस रूम में एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी और उसकी आत्मा अभी भी यहीं है, इसलिए यहाँ सभी का आना मना है। क्या? यार तू भी ना, ये सब बकवास बातें होती है। कुछ वक्त में रमित और पुनीत की नकुल से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो तीनों एक साथ ही रहते, खेलते, यहाँ तक कि खाना भी साथ ही खाते और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रमित पुनीत हर रोज की तरह ग्राउंड में घूम रहे होते हैं कि तभी एक बास्केटबॉल आकर रमित को लगती है। अरे रमित, तुम ठीक तो हो ना? अरे वो देखो, पापा की परी को चोट लग गई। मिस प्रिंसेस, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? क्या बकवास कर रहा है? अपना थोबड़े का नक्शा बिगड़वाना है क्या तुझे?
अरे तू बिगाड़ेगा मेरे थोबड़े का नक्शा, तेरे हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा। जानता है मैं कौन हूँ? तू प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या एमएलए का, हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझा? पुनीत और रमित की उन तीनों स्टूडेंट से लड़ाई होने वाली होती है कि तभी वहाँ पीटी टीचर आ जाता है, जिसे देख वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अरे बड़ी बकवास कर रहे थे दोनों, कल बताऊंगा उन्हें तो। दीपक शीशे के सामने खड़े होकर रमित और पुनीत को भला बुरा कह रहा होता है कि तभी बाथरूम में अचानक रमित आता है। तू यहाँ? अच्छा हुआ, अब बताता हूँ तुझे, बड़ी बकवास कर रहा था ना। बताऊंगा तो मैं तुझे, जी भर के ले ले अपनी सांस, क्योंकि ये तेरी आखिरी सांस होने वाली है। इतना कहकर रमित दीपक को बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है और उसका सर कई बार बाथरूम में लगे शीशे पर मारता है, जिससे दीपक के सर से काफी खून निकलता है। मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलूंगा, छोड़ दो मुझे। रमित दीपक को मारना बंद नहीं करता, जिसके चलते दीपक वहीं दम तोड़ देता है और अगले दिन दीपक की लाश उसी बंद क्लासरूम के बाहर मिलती है। सारा स्कूल उस क्लासरूम के बाहर लाइन लगाकर खड़ा होता है। अरे ये तो वही लड़का है जिससे हमारी कल लड़ाई हुई थी, इतनी बेरहमी से इसको किसने मारा? शायद इसे इसके कर्मों का फल मिला है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। दीपक का दोस्त दक्ष हर रोज की तरह छत पर बैठकर स्मोक कर रहा होता है कि तभी रमित छत पर आ जाता है। तेरा दोस्त तो मर गया, अब वक्त है तुझे मारने का। इसका मतलब तूने मेरे दोस्त को मारा था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही दक्ष रमित को मारने के लिए आता है, रमित उसे छत से धक्का दे देता है, जिससे दक्ष की वहीं मौत हो जाती है और अगले दिन दक्ष की लाश भी उसी क्लासरूम के बाहर मिलती है। 2 स्टूडेंट की ऐसी अचानक मौत हो जाना और उनकी लाश उसी भूतिया क्लासरूम के बाहर मिलना सभी के लिए काफी हैरानजनक बात थी। क्या हो रहा है? कौन मार रहा है हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को? कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे तो हमारा स्कूल ही बंद हो जाएगा। पूरा स्कूल मिलकर इस बात का काफी पता लगाता है, लेकिन किसी के हाथ को कोई सुराग नहीं मिलता और ऐसे ही अब कुछ हफ्ते और गुजर जाते हैं। अरे पुनीत चल, हमें नकुल से मिलने के लिए जाना था ना। यार तू जा, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। टीचर ने स्कूल की हिस्ट्री पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की बोली है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रमित अब अकेला ही उस भूतिया क्लासरूम में नकुल के साथ बैठा होता है। दीपक और दक्ष की मौत के बाद अब हर स्टूडेंट को डर है कि कहीं उनका तो अगला नंबर नहीं। दीपक और दक्ष की मौत के बाद अब सिर्फ नंबर अर्पित का है और किसी का नहीं। क्या? अर्पित का? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि अर्पित मरने वाला है? इंसानों की तरह दिखने वाला नकुल अब एक भूतिया स्टूडेंट में बदल जाता है, जिसे देख ये नहीं हो सकता, तुम तो एक भूत हो, मुझे मत मारो। मैं कोई तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिस तरह तुम्हारा इस्तेमाल करके मैंने दीपक और दक्ष को मारा, ठीक उसी तरह अर्पित को भी मारूंगा। रमित को ये जानकर काफी हैरानी होती है कि उसके हाथों से ही दीपक और दक्ष की मौत हुई थी। रमित इससे पहले कुछ और समझ पाता कि तभी वहाँ पुनीत स्कूल के प्रिंसिपल के साथ भागता हुआ आता है। तुम ठीक तो हो ना? उठो। अच्छा हुआ स्कूल की हिस्ट्री के बारे में पता करते हुए मुझे उस स्टूडेंट के बारे में पता चला जिसकी इस क्लास में मौत हुई थी। वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि नकुल ही है। हाँ, मैं ही हूँ वो स्टूडेंट। मैंने ही रमित का इस्तेमाल करके दक्ष और दीपक को मारा है और अब अर्पित को भी मारूंगा। आखिरकार गलती क्या थी मेरी? नकुल के इतना कहते ही अर्पित वहाँ अपने आप खींचा चला आता है और नकुल को अपने सामने देख, तुम तो मर गए थे ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। हैरान हो गई ना मुझे देखकर? याद आया वो दिन? वो भी ऐसे ही दिन था। मुझे छोड़ दो, मुझे लॉकर में बंद मत करो, मुझे अस्थमा है, मैं मर जाऊंगा। अरे तुझे आधे घंटे के लिए बंद कर रहे हैं, एक दिन के लिए नहीं, जो मर जाएगा, समझा? अर्पित, दक्ष और दीपक स्कूल के तीनों बुली करने वाले स्टूडेंट थे और अपने सिर्फ कुछ मजे के लिए वो लोग अस्थमा के पेशेंट नकुल को लॉकर में बंद कर देते हैं, जिसके चलते नकुल की सांस फूलने लगती है और वह वहीं दम तोड़ देता है। ये तीनों ही काफी अमीर घराने के बच्चे थे, इसलिए स्कूल का प्रिंसिपल ये बात दबा देता है। उस दिन के बाद ही नकुल की आत्मा उस क्लासरूम में भटकती है और वो साधारण सा क्लासरूम एक भूतिया क्लासरूम में बदल जाता है। तुम्हारे साथ जो हुआ हमें उसका बहुत दुख है, लेकिन अब तुम इस तरह बदला नहीं ले सकते। हम उसे उसके किए की सजा दिलवाएंगे।
अर्पित को उसकी किए की सजा मिलेगी, लेकिन वो सजा उसे कानून या तुम नहीं बल्कि मैं दूंगा। नकुल अपने भूतिया लंबे हाथों से अर्पित का गला पकड़ता है और उसे क्लासरूम की खिड़की के बाहर फेंक देता है और वहीं अर्पित की भी मौत हो जाती है। तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे माफ करना। तुम्हारा इस्तेमाल करके मैंने 2 अपराधियों को मारा, लेकिन अगर तुम न होते तो मैं शायद कभी अपना बदला नहीं ले पाता। इतना कहते ही नकुल को मुक्ति मिल जाती है और इसी के साथ उस भूतिया क्लासरूम की कहानी भी यहीं खत्म होती है।